बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आपको बताएं कि एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। समुंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत ने नेशनल इमिग्रेशन और वेलफेयर पॉलिसी तैयार कर ली है। पॉलिसी का मकसद समुंदर पार पाकिस्तानियों का डाटा इकट्ठा करना और उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस पर बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुल हक, जबकि दूसरी जानिब गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां सामने आई हैं। महकमा सयाहत के कई रेस्ट हाउसेज गैर कानूनी तौर पर गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिए गए, जिससे हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इस पर बात करने के लिए पेशावर से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ मुमताज बंगिश ने। आपको बताएं कि सिंध में भी 2022 में सैलाब ने तबाही मचा के रखी थी। मुस्तकबिल में सैलाब से निपटने के लिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की जानिब से सिंध में सैलाब से बचाव और बहाली के लिए हुकूमत सिंध को 1.5 अरब रुपए से जायद की रकम दी गई है। महकमा आपाशी इमरजेंसी फ्लड रिलीफ प्रोजेक्ट में ये रकम कहां कहां खर्च की गई, इसमें कितनी शफाफियत होगी, इस पर बात करने के लिए कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मोगीरी ने। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बताएं कि समुंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत ने नेशनल इमिग्रेशन और वेलफेयर पॉलिसी तैयार कर ली है। पॉलिसी का मकसद समुंदर पार पाकिस्तानियों का डाटा इकट्ठा करना है और उसके साथ साथ उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। गैर कानूनी हिजरत और मजदूरों के इस्तेसाल को रोकने के लिए इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं। मजीद ये है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सरमायाकारी, महारत की मुंतकली और तरसीलात ज़र के लिए मुतहर्रिक करने का मनसूबा भी इसमें शामिल है। यहाँ एक गौरतलब बात यह है कि तरसीलात ज़र को 2034 तक 60 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। यह हदफ पूरा होने के कितने इम्कानात हैं और मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुल हक। रियाज, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये पॉलिसी है क्या और इसको किसने बनाया था? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। बिल्कुल ये बड़ी इम्पोर्टेंट पॉलिसी है और ये सारे पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है गालिबन मेरी यादाश्त में तो सबसे पहले बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट की एक कोशिश लगती है कि एक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए एक वेलफेयर का वो एक सेटअप बनाया जाए। हमेशा हम सुनते थे ओवरसीज़ मिनिस्ट्री या हम देखते हैं OPF वगैरह, आपने सुना होगा OPF के स्कूल्स और OPF फाउंडेशन और ये सारा कुछ। लेकिन अब बाकायदा तौर पे हुकूमत किसी हद तक जो है वो संजीदा लग रही है कि मामलात को जो है वो देखा जाता है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। सियासी तौर पे जो समंदर पार पाकिस्तानी जो कुछ कर रहे हैं उस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको उनके दरमियान और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान और जो वहाँ पे हाई कमीशंस हैं और उसके अलावा जो एम्बेसीज़ हैं उनके दरमियान जो रवाबित का फुकदान है उसकी वजह से भी मसाइल आ रहे हैं। और ज़ाहिर है सबसे बड़ी बात पाकिस्तान की मौजूदा जो ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी आ जाता है, वो ज़ाहिर है समंदर पार जो पाकिस्तानी बैठे होते हैं उनको बड़ा इन्फ्लुएंस करता है। तो हुकूमत ने कोशिश की है बाकायदा तौर पे पहली मरतबा कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जिसमें उनको इंगेज करने का सिलसिला शुरू किया जाए। और इस पॉलिसी पे आज हम थोड़ा सा वो करते हैं कि बड़ी कम्प्रीहेंसिव 39-40 सफ़हात पे मुश्तमिल ये जो पॉलिसी है, इसके अंदर बहुत बेतहाशा डेटा भी है। और आखिरी सवाल में हम इस पे ज़ाहिर बहस करेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें बेहतर मजीद हो सकती थी। तो बहरहाल इस पॉलिसी का मकसद सबसे पहले ये है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें जो समंदर पार पाकिस्तानीज़ हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, यानी वो लोग जो किसी फ़न को जानते हैं, चाहे वो प्लम्बिंग हो सकता है, वो इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकते हैं, वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, इन सब के हवाले से एक बाकायदा एक डेटा मुरतब किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान के पास इस वक्त किसी किस्म का कोई डेटा मौजूद नहीं है कि मुल्क से बाहर जो समंदर पार पाकिस्तानीज़ हैं वो कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने वहाँ पे लेबर है, कितने वहाँ पे जो दूसरे टेक्निकल स्किल्स हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो GCC कंट्रीज़ हैं, यानी इसका मतलब है कि कुवैत, मुत्तहिदा अरब इमारात, मस्कत और इसके अलावा कतर वगैरह, ये सारे ममालिक उसमें आ जाते हैं। तो उनमें हमारा अच्छा खासा इन्फ्लक्स है, हमारी लेबर का भी और हमारी
वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर की जो जॉब्स होती हैं उसमें भी, यानी हाई स्किल्ड जो हैं जिसमें डॉक्टर्स इंजीनियर्स आ जाते हैं वो समेत निचला जो तबका है जो आम जो लेबर काम करती है उन सब का डेटा पाकिस्तान के पास, रियासत पाकिस्तान के पास उस तरह मौजूद नहीं है। सिर्फ ये पता है कि ये शख्स है, ज़ाहिर है चूँकि उनका नाइकॉप बनता है और उनके जो रिन्यूअल होते हैं पासपोर्ट्स के और वो सारा कुछ, तो उनसे कुछ ना कुछ उनको डेटा मिल जाता है। तो पहली मरतबा हुकूमत पाकिस्तान ये कोशिश करेगी कि इस पॉलिसी के थ्रू तमाम जो समंदर पार पाकिस्तानी है उनका कैटेगरी वाइज उनका डेटा आ जाए और डिजिटाइजेशन उनकी हो जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमेशा कि पूरी दुनिया में जब काम होता है, हम इससे पहले भी एक स्टोरी कर चुके हैं डेटा के हवाले से, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने कोई भी पॉलिसी किसी इलाके में, किसी मुल्क में शुरू करनी है, किसी सूबे में शुरू करनी है, तो उसमें आपके पास डेटा होना चाहिए, चाहे वो खानदगी का है, चाहे वो तरक्की का है, चाहे किसी भी हवाले से हो, वो आपके पास उसका डेटा होना चाहिए। तो अगर आपके पास डेटा नहीं है लिया जाएगा, किस तरह से इसका डेटा मुरत्तब किस तरह से किया जाएगा? इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने की है कि हम जो है वो स्किल्स, जितने भी स्किल्ड हमारी लेबर है उनका डेटा इकट्ठा किया जाएगा, नंबर 1। उसके बाद उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे परखा जाएगा, यानी हमारे पास जो लेबर मौजूद है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उसको उन सबको लेबर की कैटेगरी में डाला जाएगा। वो सब लोग चाहे वो पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, जो कुछ भी हैं वो, तो उन लोगों का डेटा जो है वो यहाँ पे लाया जाएगा और उसके बाद ये देखा जाएगा कि ये किस किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और इनकी जो इनकी स्किल्स हैं वो किस लेवल की हैं। यानी अगर ये लेबर है तो ये सर्टिफाइड है, या ये एक ज़माने में ऐसे ही चले गए थे उसके बाद वहाँ पे काम करते रहे, या सर्टिफिकेशन, क्योंकि पूरी दुनिया में सर्टिफिकेशन चलती है कि आपने चाहे वो नल ठीक करना है, चाहे वो किसी की सर्जरी करनी है, बाहर जाते हैं तो हर चीज़ की कैटेगराइजेशन होती है और उसके लिए सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ इस चीज़ को इस पे परखा जाएगा कि कैटेगराइजेशन हो और सर्टिफिकेशन किसके पास क्या है। अब ज़ाहिर है बड़ा टीडियस और बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने ज़ाहिर इसका बेड़ा उठाने की कोशिश की है और कोशिश ये की जाएगी। ज़ाहिर है इसके तहत हुकूमत, इस साल हमने देखा कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के बेहतर हुए हैं और रेमिटेंसेस जो आई हैं, यानी जो तरसीलात ज़र आई हैं 2023 और 24 साल में, यानी एक साल का देखा जाएगा, 23-24 का जो फिस्कल ईयर देखा जाए मुआशी साल, तो उसमें तकरीबन $30 अरब पाकिस्तान के पास आए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ये प्लान कर रही है कि इसको 60 से $65 बिलियन तक जो है वो लेके जाया जाए 2035 तक, यानी अगले 10 साल तक जो है इन्होंने टारगेट ही बनाया है। इस पॉलिसी के थ्रू हम जो है जो समंदर पार पाकिस्तानीज़ हैं उनको जो है इनकरेज करें और उनको लेबर फोर्स को जो है वो पाकिस्तान से बाहर भी भेजें, और वो लोग जब पाकिस्तान पैसे भेजेंगे तो हमारी जो तरसीलात ज़र हैं वो $60 अरब हो जाएंगी, जो एक बज़ाहिर एक मस्बत एम और कोशिश लगती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें इस वक्त ये आ रहा है कि हमारे जो हमारे माइग्रेंट्स हैं, जो हमारे यानी जो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, वो डेटा ही उसका मौजूद नहीं है। तो असर ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा और इस वक्त डेटा के मुताबिक 1971 से लेकर 2024 तक 1,30,00,000 पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जो है मुख्तलिफ वक्तों में मुल्क से बाहर जो है वो रोज़गार के लिए जा चुके हैं। 1,30,00,000 1971 से लेकर 2024 तक, ये समंदर पार पाकिस्तानियों की जो वजारत है उसका ये डेटा है। और इसमें तकरीबन जो 95% जो पाकिस्तानी हैं, 95.67% जो पाकिस्तानी हैं, वो ये गल्फ़ के जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब वगैरह, कतर वगैरह, इनमें जो है वो गए हैं। और इसके साथ साथ इनमें जो सबसे बड़ी तादाद है इन तमाम लोगों में जो 71 से लेकर 2024 तक गए, उसमें 52% जो हैं पंजाब से उनका ताल्लुक़ है। और इसके अलावा मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ जो सूबे सिंध के, पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा वगैरह के लोग हैं वो भी जाते रहे हैं। तो एक अच्छी खासी तादाद। अभी डेटा जो है कलेक्शन की जाएगी और चीज़ों को सबसे ज्यादा तादाद जो है वो कौन से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं या जो वहाँ पे काम करते हैं या वहाँ पे सेटल्ड है लेकिन पाकिस्तानियों की शहरियत उनके पास है, तो ये सारे जो लोग हैं समंदर पार जो पाकिस्तानी कहलाते हैं, उन सब का डेटा जो इकट्ठे करने के लिए प्रोसेस शुरू किया गया जाए। और इस पॉलिसी का एक बड़ा मकसद जो इस पॉलिसी में लिखा हुआ है, जो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो इन्होंने लिखा है कि जो
क्राइसिस के टाइम आते हैं, ख़ास तौर पे को मुल्क के अंदर अंदरूनी तौर पे सूरत हाल ख़राब हो गई है, या कोई ज़लज़ला आ गया है, या कोई आफत आ गई है, या कोई इस तरह का कोविड की तरह की सिचुएशन बन गई है, तो अगर गैर जो पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं, समंदर पार पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, तो उनको उनसे अगर किसी तौर पे मदद हासिल की जाए, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो दूसरे मानों में है। मिसाल के तौर पर ज़लज़ला वगैरह आया तो हमने देखा कि यहाँ पे 2010 के ज़लज़ले में, 2010 के सैलाब में, 2007 का जो ज़लज़ला था, 5 का जो ज़लज़ला था, उसमें हमने देखा कि क्यूबा से लेकर अमेरिका और मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए। तो हमारी लेबर फोर्स अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। गल्फ़ में हमारे बेपनाह जो है वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स मौजूद हैं, और अमेरिका में, बरतानिया में मौजूद हैं। तो उस लेबर फोर्स को भी ऐसे क्राइसिस में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो बिल्कुल रियाज, देखा जाए तो अच्छी बात है कि पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, हमारे पास डाटा इकट्ठा हो जाएगा तमाम ओवरसीज पाकिस्तानीज का। लेकिन अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की ही बात करें तो उनको इस पॉलिसी से क्या फायदा होगा? अब ज़ाहिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चन है कि हुकूमत तो ये सारा कुछ कर रही है, हाँ। लेकिन ये है कि मैं बतौर समंदर पार पाकिस्तानी अगर मैं मुल्क से बाहर हूँ या मेरी फैमिली बाहर है तो उसको क्या फ़ायदा होगा। तो इसके लिए इन्होंने जो है मुख्तलिफ किस्म की जो स्कीम्स हैं उसको लॉन्च करने का फ़ैसला किया है। मिसाल के तौर पर आप आजकल हमने देखा होगा कि यहाँ पे हाउसिंग जो सोसाइटीज़ होती हैं उसमें उनके प्लॉट्स के इश्यूज़ होते हैं, तो अक्सर सालों सालों वो बेचारे लड़ते रहते हैं कि जनाब हमने एक प्लॉट लिया था और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक परसेंटेज आई थी कि जनाब इतने प्लॉट्स जो हैं वो आप ले सकते हैं, तो हमने पैसे भेजे और हमने प्लॉट के लिए जो रकम दी, उसके बाद तो पता चला प्लॉट पर कब्जा हो गया। और इस तरह ये चीज़ें जो है इनको रोकने का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। और अगर ऐसे जो मर्द या ख़वातीन जो बाहर हैं और बच्चे उनके यहाँ पढ़ते हैं पाकिस्तान में, तो उनके लिए जो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं उनको बेहतर किया जाएगा, उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की जाएंगी। दुनिया के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए उनको स्कॉलरशिप दी जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनको जो है वो स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाएंगी, उनके लिए एजुकेशन के इंसेंटिव्स ऑफर किए जाएंगे, उनको जॉब्स में प्रायोरिटी बेसिस पे रखा जाएगा। मुख्तलिफ जगहों में जब जॉब्स के ऑप्शन आएंगे तो उनमें उनको जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ऑप्शन है। इसके अलावा जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं जो समंदर पार पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मौजूद हैं उनकी जो सलाहियतें हैं उनको पाकिस्तान में बरूकार लाने के लिए बाकायदा एक प्लान जो है वो तरतीब दिया जाएगा और उनको यहाँ जो लाने के लिए ऑफर्स की जाएंगी। हमारे अक्सर ये होता है ख़ासतौर से हाई एजुकेशन कमीशन या बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जब बाहर से गोरे या अमरीकी प्रोफेसर्स को बुलाते हैं या यूरोपियन प्रोफेसर्स को बुलाते हैं तो बहुत अच्छी खासी जो है वो रकम उस पर खर्च होती है, क्योंकि ज़ाहिर है डॉलर, पाउंड्स और गैर मुल्की करेंसी में उनको जो है वो सैलरी मिलती है और फॉरेन एक्सचेंज ज़ाहिर अच्छा खासा उस पर असर पड़ता है अगर अच्छी खासी तादाद आए। तो ये इन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान जो है यहाँ पे जो है वो बुलाया जाएगा। अगर आप वहाँ पे पढ़ाते हैं 1 साल के लिए 2 सेमेस्टर्स के लिए आप यहाँ पे आ जाएं, आप यहाँ पे पढ़ा लें, आपको ये फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो इस तरीके से उनके साथ इंगेजमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा और इनके साथ जो बैंकिंग के चैनल्स हैं उन पे उनको जो है वो डिफरेंट किस्म की जो रिलैक्सेशन है या डिफरेंट किस्म के जो बेनिफिट्स हो सकते हैं, स्पॉन्सरशिप्स हो सकती हैं, वो उनको दी जाएंगी ताकि जो बैंकिंग चैनल्स है वो उसको यूज करें तफसीलात पॉलिसी के हवाले से। अब तक आपने जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसको देखा जाए तो बहुत अच्छी पॉलिसी है और दूसरी तरफ ये देखा जाता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। तो हुकूमत जो है वो इस हवाले से क्या इकदाम करी है ताकि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं? अब ये अगेन जिसे कहते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पॉलिसी जो है वो 35-40 सफ़ात की आपने बना ली, बड़े अच्छे आपने ग्राफ और चार्ट और डेटा और आपने सारी चीज़ें डाल दी और अगर इसको क्रिटिकली इसका जायज़ा लिया जाए तो इसमें नंबर्स मौजूद हैं, इसमें तफसीलात बेतहाशा मौजूद हैं, जैसे मैंने कहा कि डेटा मौजूद है, बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है इसमें वो ये है कि इन्होंने ये बताया है कि मिसाल के तौर पर अगर हम कहें जी पाकिस्तान में गुर्बत है, बेरोज़गारी है, बच्चे स्कूल से इतने बाहर हैं और ये मसला है, वो मसला है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, लेकिन इसका हल कैसे किया जाएगा वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। और ये अनफॉर्चुनेट बड़ा है कि अगर आपने इतनी बड़ी पॉलिसी बनाई है तो उसको अगर देखा जाए तो उस पे हैरानी होती है। पॉलिसीज बना लेते हैं, मंसूबे लेके आ जाते हैं, जब उनको इम्प्लीमेंट करना होता है तो वो हो नहीं पाता। तो फायदा ऐसी पॉलिसीज लेके आने का?
बिल्कुल। अब ये ओवरसीज़ मिनिस्ट्री को मेरा ख्याल है ये देखना पड़ेगा कि ये ऐसा ड्राफ्ट जो इन्होंने अभी वज़ीर-ए-आज़म को भेजना है या शायद भेज दिया होगा, तो वजारत में कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जनाब आप देख लें कि हमने तो जितना करना था वो कर लिया। अब क्या दूसरी वजारतें आके ये सारा कुछ करेंगी कि आपने अगर कहना है कि ये मसाइल है, हमारे पास डेटा नहीं है, हमने उनको इंगेज करना है या हम उनको बैंकिंग चैनल्स के थ्रू इंगेज करना है, स्कॉलरशिप उनको ऑफर करनी है, उनको प्रॉपर्टी में ऑफर करनी है, ये सारे डिस्काउंट्स को तो ये कैसे करेंगे, ये कौन करेगा? तो अगेन 30% आपने काम कर लिया, लेकिन जो 70% काम है वो कौन करेगा? क्विक आंसर मैं आपसे लेना चाह रही हूं क्योंकि उसके बाद फिर हमने ब्रेक पे जाना है। तो मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप इस पॉलिसी को बतौर सहाफी कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि ये पॉलिसी पहले आ जानी चाहिए थी? इसको तो मैंने जैसे शुरू में तारीफ की कि एक अच्छी कोशिश मुझे लगती है, एक ऐसी पॉलिसी है कि जिसको अगर हम देखें क्रिटिकली देखें तो एक कोशिश अच्छी है, लेकिन वही आज 2024 है, दुनिया तो एआई और पता नहीं रोबोट्स और उन चीज़ों की बातें कर रही है और हम अभी तक जो है वो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कि मुल्क से बाहर जो पाकिस्तानी गए हैं तो उनके पास जो है वो हमारे वो कौन लोग हैं और उनकी कैटेगरी क्या क्या है और वो क्या अपनी स्किल्स रखते हैं। तो हम अगर बेसिक से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, चलें, इसमें कोई बुराई नहीं है कि जब भी स्टार्ट लिया है वो इट इज नॉट ऑलवेज लेट, लेकिन मसला ये है कि दुनिया कहां पहुंच गई है, आपके पास बुनियादी डेटा ही नहीं है। यानी एक दफा एक बाहर से एक ग्रुप आया था तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से पूछा था कि आप बताएं कि मुल्क से बाहर आपके जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी तादाद क्या है और वो कितनी तादाद में है और आपके पास कोई डेटा मौजूद है? तो फॉरेन ऑफिस ने कहा कि जी हमारे पास तो वो डेटा ही मौजूद नहीं है। और दिलचस्प बात है कि बिल्कुल रियाज, बिल्कुल सही बात कही आपने, इट्स टू लेट टू स्टार्ट अ रिफ्रेश, टू टेक अ रिफ्रेश स्टार्ट। तो अब हम कभी भी ये स्टार्ट ले सकते हैं, डेटा इकट्ठा करना है, ठीक है, कीजिए, पॉलिसी लेके आ गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसको इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट करके आप डेटा इकट्ठा करें ताकि आपको भी फायदा हो, हुकूमत को भी फायदा हो और ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी इसका फायदा हो। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जहां पर बड़े पैमाने पर बेकायदगियां सामने आई हैं। गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने करोड़ों रुपए मालियत की अराजी एक मारूफ होटल समेत एक निजी कंपनी को 99 सालों के लिए लीज पर दे दी है और सूबाई हुकूमत को इसकी कानो कान कोई खबर ही नहीं हुई है। इतनी मुद्दत की लीज ऐसे ही औने पौने दाम देना कवायद की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और नाजरीन, इसी तरह से वक्त बे वक्त कई बेकायदगियां भी सामने आई हैं और इसका इंकशाफ जो है ऑडिट रिपोर्ट में होता भी रहा है। अब निशानदही के बावजूद क्या रिकवरी हुई है या कोई जामे कार्रवाई अमल में लाई भी गई है या नहीं, जानते हैं मुमताज बंगी से। मुमताज, से पहले तो ये बताएं कि कितने ऐसे रेस्ट हाउसेस थे जो गैर कानूनी तौर पर दिए गए और कितने किराए पर दिए गए थे? शुक्रिया फरजाना। दरअसल गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो ऑक्शंस हुई हैं और इसके अलावा जो रेस्ट हाउसेज दिए गए हैं मुख्तलिफ किस्म के लीजेस पे या किराए पे, उसमें बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ सामने आई हैं। ये महकमा सियाहत के पास कुछ रेस्ट हाउसेज थे, कोई 14 के करीब रेस्ट हाउसेज थे जो गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी गई हैं। और गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुकाम का कहना यह है कि चूँकि उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे तो एक बार गिलियाद के जो बोर्ड ऑफ अथॉरिटी के जो मेंबर्स थे उसका इजलास उन्होंने बुलाया और इस इजलास में उन्होंने ये कहा कि अब तक उन्होंने जो महकमा सियाहत के जो रेस्ट हाउसेस थे वो उन्होंने अपने तहवील में क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि शायद गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी उनकी बेहतर निगहदाश्त कर सके और इससे काफ़ी आमदनी ये ले जा सके। हालांकि वज़ीर आला को ये इख्तियार नहीं था, चूँकि एक GDA एक्ट है, उसके तहत जो GDA के बोर्ड ऑफ अथॉरिटी हैं उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी रेस्ट हाउस को किसी भी
होटल को वो लीज पर दे, किराए पर दे, वो उसके लिए जो टर्म्स कंडीशन मुकर्रर करे, वो उनकी सवाबदीद पर है। लेकिन ये जो 14 रेस्ट हाउसेस थे, ये महकमा सियाहत से इस सोच की बुनियाद पर लिए गए कि शायद गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी इससे बेहतर मुनाफा बना सके और वो सूबे के खजाने में जमा हो। ठीक है। रेस्ट हाउसेज जो है ये तवील मुद्दत मुआहदे के तहत दिए गए और सिर्फ 5 करोड़ 70 लाख रुपए के किराए पर दिए गए। अच्छा। हालांकि यही वो रेस्ट हाउसेस थे जिससे महकमा सियाहत को 2 करोड़ की आमदनी हासिल हो रही थी और इसके अलावा महकमा सियाहत इससे 4 से 5 करोड़ सालाना इसकी मरम्मत पर खर्च कर रहा था अपने तौर पे। मतलब हुकूमत को इस पे कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है। वो इसी मुनाफे से वो निकाल के उस पे बाकायदा तौर पे इसकी मरम्मत भी वो महकमा सियाहत की जानिब से उसकी होती रही है। ठीक है। और लेकिन जीडीए का जब एक्ट नाफिज किया गया तो उस वक्त इख्तियारात सारे जीडीए के पास आ गए और जीडीए का खुद मुख्तार इदारा बन गया था। लेकिन इसके बावजूद इस ये जो रेस्ट हाउसेस थे इसमें बेकायदगियां सामने आई और इसमें जो बड़ी बेकायदगियां वो ये थी कि जो ऑडिट में जिसकी निशानदेही हुई है वो ये है कि किराए पर जो ये रेस्ट हाउसेस दिए गए उसकी जो मार्केट सर्वे था वो नहीं किया गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू से बहुत कम किराए पर ये जो रेस्ट हाउसेस थे ये दिए गए और किसी नीलामी के बगैर निजी फार्म को इस तरह से देना ये भी एक दुरुस्त कदम नहीं था और ऑडिट रिपोर्ट में इसकी भी बाकायदा तौर पर निशानदेही की गई है। और फिर सबसे जो काबिल तशवीश बात है वो ये है कि कबीना और हुकूमत से भी इसकी बाकायदा तौर पे मंजूरी नहीं ली गई। अच्छा। सिवाय इसके कि वज़ीर आला ने एक इजलास में ये कह दिया कि चूंकि ये महकमा सियाहत के पास ये जो रेस्ट हाउसेस हैं तो ये आप लोग चलाएं। अच्छा। तो इसी हिदायत पे उन्होंने अमल करके फौरी तौर पर चला दिया और कैबिनेट से इसकी मंजूरी की जहमत भी गवारा नहीं की गई। तो ये तो महकमा सियाहत के पास जो रेस्ट हाउसेस हैं उसकी सूरत हाल है। इसके अलावा भी दीगर बेकायदगियां हैं जो जीडीए में जिसकी निशानदेही की गई है और उसमें एक 22 केनाल पर मुश्तमिल एक 4 स्टार होटल था। जिस तरह आपने बात की कि ये 99 साल की लीज पर ये होटल दिया गया है एक निजी फर्म को चलाने के लिए। तो फरजाना इसमें जो सबसे काबिल तशवीश बात है वो ये है कि इस लीज की कुल मालियत जो है वो 85 करोड़ 20 लाख रुपए है। अच्छा। मतलब कहने को तो ये बहुत बड़ी रकम मालूम होती है एक 22 कनाल के एक होटल को, लेकिन एक 4 स्टार होटल था और 99 साल की लीज के लिए ये रकम उनकी मुंह में जीरे के अलावा ये और बिल्कुल कुछ नहीं ऐसे है। 99 साल एक सदी आप के लिए दे रहे हैं तकरीबन, तो आप उसके मुताबिक उसका हिसाब लगाया जाए तो ये मामूली रकम है फिर तो। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन फरजाना इसमें जो एक और अहम बात मैं आपको ये बताऊं कि इसमें ये 85 करोड़ में 30 करोड़ रुपए और 67 लाख रुपए जो थे, 30 करोड़ 67 लाख रुपए ये इस फर्म ने जिसको ये लीज पर दिया गया इसने 20 साल के अंदर इसमें इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसकी अदायगी करनी थी। मतलब और भी उनको इतनी छूट दी गई थी कि 30 करोड़ रुपए उन्होंने 20 साल में दे रहे थे। मतलब हम यूं समझ लें कि 20 साल में जो इस वक्त 30 करोड़ की जो वैल्यू है 20 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी इसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी बात यह कि जो लीज एग्रीमेंट है और जो गाइडलाइंस हैं इस लीज के हासिल करने के लिए या इस लीज पर देने के लिए, इसके लिए बाकायदा तौर पर जरूरी यह है कि इस लीज की का जो एग्रीमेंट है और जो गाइडलाइन है वो बाकायदा तौर पर सूबाई हुकूमत के पास भेज जाए ताकि महकमा कानून इसकी छानबीन करे और उसके मुताबिक ही अगर तो एग्रीमेंट में कोई चीज है, कोई फर्क है, कोई मेरा दिमाग अभी भी इसी सवाल पे अटका हुआ है। मैं आपसे यही सवाल करने वाली थी कि 99 साल के लिए आपने लीज पे दे दी, कोई लॉ नहीं मौजूद, कोई उनको गाइडलाइन नहीं दी गई, तो और उस गाइडलाइन को अप्रूव क्यों नहीं करवाया गया और कैसे ये इतने 99 साल के लिए ये हो गया? बिल्कुल। शायद जीडीए जो है वो ये समझ रही थी कि ये चूंकि वो खुद मुख्तार इदारा है इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी डील करने के लिए और लीज करने के लिए और फिर एग्रीमेंट करने के लिए इसे महकमा कानून से इसको दिखाना जरूरी था और उसकी मंजूरी के बगैर ये ठीक नहीं था। और बाकायदा तौर पर ऑडिट ने इस बात की भी इसकी निशानदेही की है कि ये एग्रीमेंट जो है ये बाकायदा तौर पर महकमा कानून से इसकी मंजूरी लेनी चाहिए थी। और तो और
महकमा कानून तो दूर की बात है कि वो इसकी रीड्राफ्टिंग करता या इसमें अगर कोई तब्दीली करनी थी तो वो इसमें तब्दीली करता। सूबाई हुकूमत से भी इस लीज की मंजूरी नहीं ली गई। और फिर एक और चीज जो इसमें नोट की गई वो ये है कि इस लीज में जब ये ऑक्शन हो रहा था तो उस वक्त 10 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। अच्छा। और जब इसकी छानबीन की गई तो 10 में से कोई ऐसी फर्म मौजूद नहीं थी कि जिसकी प्रोसेसिंग डिपॉजिट का कोई रिकॉर्ड जीडीए के पास मौजूद हो। तो और फिर एक और चीज जो नोट की गई है, जो बेकायदगी आती है, जो बड़ी बेकायदगी में शुमार होता है, उसका यह है कि जिस फर्म को ये लीज दिया गया, ये जो 99 साल के लिए, तो प्री क्वालिफिकेशन दस्तावेज खुलने के लिए एक इजलास होता है। इस इजलास में वो लीज हासिल करने वाला खुद भी मौजूद नहीं था। महकमा लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने इस नीलामी पर उंगलियां उठाई थी और बाकायदा तौर पर यह कहा था कि ये नहीं होना चाहिए और इसकी बाकायदा तौर पे दोबारा इसका इश्तिहार देना चाहिए ताकि मजीद लोग इसमें आएं और शफाफ तरीके से ये लीज जो है ये किसी हकदार को और मेरिट पे दिया जा सके। अच्छा। लेकिन उनकी जो तजवीज़ है उसको भी उस पर गौर नहीं किया गया और बाकायदा तौर पे ये लीज जो है उसी जो जीडीए ने जिसको देना था उसी को दे दिया। अच्छा मुमताज, जीडीए की बात हो ही रही है तो नथिया गली में भी कुछ फॉरेस्ट के रेस्ट हाउसेज हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी जीडीए ने ही दिया था, उसकी क्या डिटेल्स हैं, जरा वो बताइए। जी बिल्कुल नथिया गली में भी इसी तरह के फॉरेस्ट के रेस्ट हाउसेस थे। लेकिन ये जो पहले मैं ये बात कर रहा था, इसमें जरा फर्क ये है कि ये जो होटल था ये बाकायदा तौर पे एक तारीखी होटल था और इसकी एक बात ये थी कि इसकी जो हेरिटेज वैल्यू है वो भी काफी मतलब उनको ख्याल रखना चाहिए था और इसकी कंजर्वेशन की जरूरत थी। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई हेरिटेज होटल है आप किसी को लीज पर दे दें, वो जैसे मर्जी हो 99 साल में उसका कोई भी होलिया बना दें तो कोई उसको कुछ नहीं कहेगा। हालांकि होना ये चाहिए था कि जब लीज लेने वाले ने अगर इसकी रिकंस्ट्रक्शन भी करवानी थी तो चाहिए था कि मुतालिका महकमे के पास इनके पास जाते, उनसे इजाजत लेते, इसकी परमिशन के बाद बाकायदा तौर पे हुकूमत की सुपरविजन में उस बिल्डिंग में कोई रद्द-बदल करते या उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट कराते या जो भी उसकी तब्दीली लानी थी तो उनकी सुपरविजन में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और फिर एक और चीज भी इसमें जो नोट की गई, जो महकमा ऑडिट के पास जिन्होंने इसकी निशानदेही की, वो ये है कि नीलामी किसी गैर कानूनी ऑक्शन कमेटी की मौजूदगी में नहीं की गई, बल्कि जो ऑक्शन कमेटी थी वो भी गैर कानूनी थी। वो गैर कानूनी इस तरह से थी कि ऑक्शन कमेटी बनाना जो बोर्ड ऑफ अथॉरिटी के मेंबरान हैं उनके इजलास में बनती है और बाकायदा तौर पे मुतफ़िका तौर पे ऑक्शन कमेटी का ऐलान करते हैं। लेकिन ये ऑक्शन कमेटी जो जीडीए के डायरेक्टर जनरल है उसने बनाई थी और उसी ने सारा प्रोसेस किया, तो इसलिए भी इस पे उंगलियां उठ रही हैं और अभी तक उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि ये जो बेकायदगी हुई है इसकी जिम्मेदारी किसको जाती है। अगर इसमें जो सरकारी खजाने को जो नुकसान हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। आपने नथिया गली में जो फॉरेस्ट के रेस्ट हाउसेज हैं उसकी जो बात की, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट पे कौमी खजाने को, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के खजाने को 2 करोड़ 19 लाख का नुकसान हुआ है। अच्छा। और जीटीए ने निजी फर्म को फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस 15 साल सालाना के किराए पर सिर्फ 83 लाख के किराए पर दिया है। अथॉरिटी के बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट 15 साल के लिए देने और फिर उसमें मजीद 5 साल की तौसीक करने की मंजूरी दी थी। बाकायदा तौर पे इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग मौजूद हैं और उसमें यह कहा गया कि 15 साल के लिए इसको किराए पे ये जो रेस्ट हाउस है ये तो दिया जाए, लेकिन इसमें मजीद सिर्फ 5 साल की एक्सटेंशन हो सकेगी। अच्छा। लेकिन हुआ ये कि जब इनके साथ एग्रीमेंट हो रहा था तो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 5 साल की बजाय इससे तवसी मुद्दत जो है वो 10 साल कर दी। हालांकि गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ अथॉरिटी की जो मेंबर्स हैं उन्होंने इसकी 5 साल की मंजूरी दी थी, लेकिन इसके बावजूद उनका जो फैसला था उसको मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया और उसमें 10 साल की एक्सटेंशन की मुद्दत दी गई। देखा जाए इतना नुकसान भी हो रहा है और इतने बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं जीडीए की जानिब से, तो सोचने वाली बात तो ये है ना कि क्या जीडीए जो है वो इतना खुद मुख्तार है कि वो अपने तौर पर फैसला करे, और अगर खुद मुख्तार है तो सूबाई हुकूमत से फिर किस चीज की मंजूरी लेनी पड़ती है? असल में जीडीए खुद मुख्तार जरूर है, लेकिन जीडीए के जो बोर्ड ऑफ अथॉरिटी हैं तो वो हर चीज का फैसला करेंगे। हाँ, अलबत्ता जो बड़े बड़े लीजेज हैं
नहीं, उनके इख्तियारात तो हैं, लेकिन उनके इख्तियारात ये हैं कि डायरेक्टर जनरल जो हैं मतलब फर्द वाहिद की हैसियत से उनके पास इस तरह का इख्तियार नहीं है। जो बोर्ड ऑफ अथॉरिटी के जो मेंबरान हैं वो कोई फैसला कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी लीजेज हैं या जो एग्रीमेंट की जो ड्राफ्टिंग है, चूंकि उनके पास एक्सपर्टीज मौजूद नहीं है, तो इसलिए चाहिए है वसूलन हर डिपार्टमेंट इस तरह से करता है कि वो लॉ डिपार्टमेंट के पास भेज देते हैं और फिर उसके मुताबिक उसका फैसला होता है। उसमें कुछ ऐड करना होता हो, कुछ निकालना हो तो वो कर देते हैं, क्योंकि किसी भी इदारे के पास कानून के माहिरीन नहीं होते। तो कल कला अगर कोई फैसला किसी एग्रीमेंट के खिलाफ कोई पार्टी अदालत जाती है तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है, क्योंकि वो महकमा कानून के माहिरीन ने उसे बाकायदा तौर पर परखा होता है और उसके बाद ही उस एग्रीमेंट पे साइन होते हैं। ये जो रतियागली के फारिस के रेस्ट हाउस की बात होती है, तो इसमें बाकायदा तौर पे चूंकि इनको कहा गया कि 5 साल से ज्यादा इसकी तवसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट में 10 साल की तवसी कर दी थी। तो ये इख्तियार इनके पास तब होता कि अगर जो बोर्ड ऑफ अथॉरिटी के मेंबरान हैं वो इसकी इजाज़त देते, लेकिन उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी। और फिर हुआ ये था कि ये जो होटल की मिसवारी है ये इजाज़त से मशरूत है। जब तक इसकी इजाज़त नहीं मिलती कोई भी लीज पे लेने वाला या किराए पे लेने वाली कोई पार्टी इसमें कोई रद्द-बदल नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और फिर ये जो फारिस का जो रेस्ट हाउस है, इसमें यह था कि इस पे महकमा फारिस के मुलाजिमीन भी काम करते हैं, तो इन मुलाजिमीन को तनख्वाहें हुकूमत अदा करती है और इसकी रखने के लिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए और इसका ख्याल रखने के लिए बाकायदा तौर पे स्टाफ उधर मौजूद होता है। लेकिन जब इसका एग्रीमेंट हो रहा था तो उस वक्त ये बात सोचने की जहमत गवारा नहीं की गई कि ये जो मुलाजिमीन हैं इनको तनख्वाहें कौन देगा। जाहिर है जब आमदनी महकमा फारिस नहीं ले रहा तो फिर तो इनको तनख्वाहें भी उसी फर्म से जानी चाहिए कि जिससे जो इससे मुनाफा ले रहा है। हाँ। बिल्कुल। अब जब तनख्वाहें एक महकमा देता है और आमदनी कोई और इसको पेश कर रहा है तो ये जाहिर है ये कवायद के खिलाफ है और इसमें ये खिलाफ वर्जी की गई है। मुमताज, इतनी ज्यादा खिलाफ वर्जियां सामने आई हैं, बेकायदगियां सामने आई हैं, इसकी निशानदही किस तरह से हुई थी? इसकी निशानदेही बाकायदा तौर पे ऑडिट रिपोर्ट में की गई है और ऑडिट रिपोर्ट पे ये भी तजवीज़ दी गई थी कि जितनी भी ये बेकायदगियां हुई हैं इसको डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स कमेटी में इसको ज़ेर बहस लाया जाए। लेकिन बदकिस्मत ये है कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स कमेटी का कोई इजलास बुलाया नहीं जाता, जिसका असर ये पड़ रहा है कि जितना भी नुकसान हुआ है ना तो उसकी रिकवरी होती है ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे फिक्स होती है। ये जो रतियागली वाला जो रेस्ट हाउस है इसे लीज हासिल करने के लिए विदहोल्डिंग टैक्स की रकम जो 43 लाख रुपए बनती है टैक्स है, इसकी तो बाकायदा तौर पर अदायगी जरूरी थी, ये भी देने की जहमत गवारा नहीं की गई। और फिर ये जो होटल है इसमें मौजूद कमरों का फर्नीचर और दूसरे सामान की जो इन्वेंट्री है वो भी इसकी नहीं बनाई गई। यूं मुमताज, अगर हम ओवरऑल देखें तो गिलियाड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से इख्तियारात का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जो कि महदूद इख्तियारात थे लेकिन उसका लामहदूद इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद हमें यह देखने को मिला कि बेकायदगियां सामने आई और बहुत सा नुकसान भी उठाना पड़ा। ऑडिट रिपोर्ट में यह निशानदही की गई कि ये बहुत सी बेकायदगियां हैं, लेकिन गिलियाड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तो हुकूमत को यहाँ पर सोने की जरूरत नहीं है, हुकूमत को जागने की जरूरत है, ना कि कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाए और जो हो रहा है होने दे। इस तरह से नुकसान हुकूमत का ही होगा। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और अहम मामला आपके सामने रखने जा रहे हैं कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की जानिब से सिंध में सैलाब से बचाव और बहाली के लिए हुकूमत सिंध को 1.5 अरब रुपए से ज़ायद दिए गए हैं। महकमा आपाशी ये रकम सैलाब से बचाव के मंसूबों पर खर्च करेगी। महकमा आपाशी इमरजेंसी फ्लड रिलीफ प्रोजेक्ट में ये रकम कहाँ कहाँ खर्च की गई, इसमें कितनी शफाफियत होगी, क्या महकमा आपाशी के अफसरान बैरूनी इमदाद से मिलने वाली रकम मुकम्मल तौर पर दुरुस्त खर्च करके सिंध को सैलाब की तबाहकारियों से बचा सकेंगे या 2022 की तरह सिंध में फिर से तबाही आएगी? इस पूरी स्टोरी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी साहब। मुगीरी साहब, सबसे पहले स्टोरी के अंदर की खबर बताएं कि ये क्या डिटेल्स हैं, क्या मामला सामने आया है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना, जैसे आपको पता है कि 2022 में पूरे मुल्क में सैलाब आया था और सिंध में तो शदीद सैलाब की वजह से बड़ी तबाही आई थी। बिल्कुल। सरकार के जो एजाज शुमार है उसके मुताबिक 12 मिलियन लोग जो है इससे मुतासर हुए और 800 के करीब लोग हलाक हो गए थे, जबकि कोई 18 लाख घर जो है वो गिर चुके थे या मुतासर हुए। 8,389 जो है रोड्स या तो तबाह हो गए या मुतासर हुए। तो मजमूई तौर इस तबाही के बाद 2022 के सैलाब के बाद सिंध गवर्नमेंट ने एक इमरजेंसी प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जिसका मकसद ये है कि सिंध में इमरजेंसी के तहत सैलाब की तबाहकारियों के बाद रोड बनाए जाएं, शाहराहें बनाए जाएं और इरिगेशन महकमा जो है वो बंदों को मजबूत करे, पुश्तों को मजबूत करे और केनालों को मजबूत करने के साथ जो प्रोटेक्टिव बंद है, ख़ास तौर पर पहाड़ी एरिया में। ये जो सिंध में वैसे भी जो सैलाब कितना भी आए तो सिंध हजम कर लेता है, लेकिन बलूचिस्तान से बारिशों और पहाड़ों से जो पानी आता है, बेतहाशा पानी आता है, जिसको रोकने के लिए बदकिस्मती में से हमारे पास कोई इतने बड़े चेक डैम या वो नहीं है। हालांकि इरिगेशन महकमे की जानिब से बिलियंस रुपीस के से जो है स्मॉल डैम्स के नाम पे एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, लेकिन हम पता ही नहीं उन स्मॉल डैम्स का क्या हुआ कि 50 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च होने के बावजूद उन स्मॉल डैम्स ने कितने पानी को रोका, लेकिन पानी को अगर रोकता तो इतनी तबाही ना आती। सिर्फ आज तक सुना था कि स्मॉल डैम्स बनेंगे, आज तक वो स्मॉल डैम्स सामने नहीं आए हैं। देखिए, स्मॉल डैम्स पे खुद वज़ीर आला, उस वक्त वज़ीर आला सैयद कामिल शाह साहब ने कहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है। एंटी करप्शन को कहा गया था कि आप इंक्वायरी करें। उसको 8 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, अभी तक वो इंक्वायरी कहाँ है, किस सूरत हाल में, किसके अगेंस्ट कोई फैसला आया, कुछ नहीं हो पाया। तो स्मॉल डैम्स ना होने की वजह से या चेक डैम ना होने की वजह से बनाए तो थे, लेकिन उनके नतायज फ्रूटफुल न होने की वजह से ये 2022 सबसे बड़ी मिसाल है सैलाब की तबाहकारियों की। उसके बाद इन्होंने बनाया सिंध फ्लड इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि जो तबाही आ चुकी है उसके बाद उसको रिहेबिलिटेट करें, उसको ठीक करें और मजीद जो बारिशों के नतीजे में तबाहकारियाँ आएंगी उसको रोकना है। लेकिन मैं फिर एक बार फिर कहूँ कि महकमा इरिगेशन जो है, अल्लाह ताला उनके अफसरान का पेट भरे कि उसका पेट भरता ही नहीं है। अरबों रुपए वैसे भी खा जाने के बाद इस प्रोजेक्ट पे भी जो है ना अभी तक हमें डिटेल्स नहीं दे रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में कहाँ कितना काम हुआ है, और काम हुआ है तो उसके वीडियोज या तस्वीर कहाँ है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। मैंने इस प्रोजेक्ट के पीडी को फ़ोन किए, मैसेज किए कि बराए करम आप हमें दे, वो खामोश हैं। उसकी वजह यह है खामोशी की कि शायद हम उनकी चीज़ों को निर्वाह न कर सके। मैंने एक दो प्रोग्राम पहले भी एक इरिगेशन का बताया था हाजीपुर बंद का, जहाँ पर भी बड़ा घपला हुआ था। इरिगेशन नाम है घपलों का। तो ये अभी जो मेरे सोर्सेस हैं उनका कहना है कि 7 के शायद से मंचर झील से लेकर कंबर शदात कोट तक एफपी बंद है, उसको मजबूत करने के लिए बीच में जो पुलिया है उन पुलिया बनाए गए हैं और बंद को बनाया गया है, स्टोन पिचिंग किया गया है। उसके लिए ये 1.5 अरब रुपए आए और वहाँ उनको ये काम कराना है। कुछ का ख्याल ये है कि काम कराया गया था और इसकी अदायगियाँ रहती थी और कुछ लोगों की और अदायगियाँ देने के लिए पैसे इन्होंने वाशिंगटन डीसी से। मुगीरी साहब, आपने तो इससे पहले भी महकमा आबपाशी के करप्शन के बहुत सारे स्कैंडल्स हमारे सामने आप लेके आए हैं, मंजरे आम पर हम लाके रखते रहे हैं ताकि हुकूमत को थोड़ा सा होश आए। तो अब ये जो नया प्रोजेक्ट आने जा रहा है या ये प्रोजेक्ट जो है ये साफ शफाफ तरीके से हो पाएगा, इसमें कोई करप्शन नहीं होगी? देखिए, सोर्सेस कह रहे हैं कि इस पे जो डोनर इदारे हैं उनकी भी मॉनिटरिंग है। अच्छा। सोर्सेस का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि 2 रुपये जहाँ पर लगने थे इन्होंने 4 रुपये शो किया है। 2 रुपये वैसे ही ये ऊपर से खा जाएंगे और कमीशन भी अलग खाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लगेगा, ज़रूर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके मुकम्मल तौर कागज़ों में ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट ना हो और कागज़ों में दिखाया जाए, ऐसे नहीं है। क्योंकि ये आईडीए वालों का है और उनकी मॉनिटरिंग भी है, उनकी सख्ती भी है इस वजह से। हालांकि अफसरान वही हैं जिन पे करप्शन के बहुत सारे चार्जेस हैं। तो मुगीरी साहब, इससे पहले क्या मॉनिटरिंग नहीं होती थी? सबको पता है।
देखिए पहले भी मॉनिटरिंग होती है, वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मॉनिटरिंग होती है। उन्होंने कई बार अपनी रिजर्वेशन शो की है, इन्होंने बताया भी है, लेकिन होता क्या है, कार्रवाई नहीं होती। अब हालत ये है कि एंटी करप्शन वालों को इन्होंने हाथ पांव बांध दिए हैं। इनको ये हुक्म होता है कि इस तरफ देखना है और इस तरफ नहीं देखना है, ठीक है, ये डायरेक्शन है। ठीक है। नेब की पोजीशन ये है कि अमेंडमेंट के बाद नेब वाले भी चुप हैं, वो भी इतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। तो सिंध में इन बदउनवान अफसरान को, करप्ट लोगों को खाने का खुली समझे मौका है इस वक्त कि खाएं पिए मौज करें। तो ये जो प्रोजेक्ट है वैसे बहुत अच्छा है। इस पे अब अंदाजा नहीं कि टोटल कितने पैसों का ये प्रोजेक्ट है, कितने पैसे खर्च हो चुके हैं, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन दे 100% तो हम बता सके, लेकिन कम से कम भी ये मेरे हिसाब में कोई 50 अरब रुपए से तो ज्यादा का ये प्रोजेक्ट होगा, 50 से ज्यादा का प्रोजेक्ट होगा। अच्छा, जिसमें 10-15% सिंध गवर्नमेंट के हैं, बाकी लोन है जो मुख्तलिफ डोनर इदारों से लिया गया। अभी हाल ही में 1 अरब 98 करोड़ जो एक पिछले हफ्ते इनको वहाँ से IDA से, वाशिंगटन DC से ट्रांसफर हुए स्टेट बैंक को, वहाँ से इरिगेशन बैंक को, इरिगेशन डिपार्टमेंट को हैदराबाद में उनके अकाउंट में पैसे ये ट्रांसफर हुए हैं। मुगीरी साहब, आप जितने पैसे बता देते हैं ना, इसे सुन के तो दिल को हौल पड़ने लगते हैं कि इतना पैसा आता है और वो जाता कहाँ पर है। जितना पैसा अब तक महकमा आबपाशी पर लग चुका है, इतने पैसे से तो सिंध का आबपाशी का पूरा निजाम ठीक हो सकता था, पूरा निजाम लग सकता था। तो ये पैसे गए किधर है फिर? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं मिस फरजाना, क्योंकि मैंने हिसाब किया है कि 16 सालों में 2000 अरब रुपए से ज़्यादा इसके पैसे लग गए हैं, जिसमें सिंध गवर्नमेंट की अपनी ADB स्कीम है, फेडरल गवर्नमेंट है, डोनर इदारों के पैसे अगर दो सबको मिला लें तो 2000 अरब रुपए में पूरा सिंध का जो नहरी निज़ाम है वो तब्दील हो जाता या नया लग जाता। पैसा तो पानी में चला गया, क्योंकि इरिगेशन पानी का महकमा है और पानी जैसे बहता है पैसे भी ऐसे बहते जाते हैं। कभी अफसरान के घरों में, कभी इनके दफातर में। लोग तो मुख्तलिफ कहानियाँ बता रहे हैं, उनके हमारे जो सोर्सेस हैं इनके घरों की तस्वीर, इनके बंगलों की, इनके महलों की वीडियोस बना के शेयर करें, ये फिला अफसर का है, ये फिला अफसर का है। लेकिन देखिए बदकिस्मती से इतनी चीज़ें आने के बाद भी कार्रवाई कोई नहीं है। 5 साल पहले हमने बहुत सारी कार्रवाइयाँ देखी इरिगेशन में। सेक्रेटरी साहब थे जुनेद मेमन, वो गिरफ्तार हुए, बहुत सारे चीफ इंजीनियर गिरफ्तार हुए, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर गिरफ्तार हुए, केसेस हुए, लेकिन 5 सालों से हम नहीं देख रहे हैं। जो मौजूदा सेक्रेटरी साहब हैं उन पे करप्शन के इतने बड़े इल्ज़ाम हैं, लेकिन वहदे पे बैठा है, कुछ नहीं हो रहा है उनके खिलाफ। तो इस प्रोजेक्ट के जो PD हैं वो भी रिटायर्ड अफसर हैं, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर है, फिर इसको लगा दिया गया। आप मुझे ये बताएं कि इसमें अगर इतनी काबिलियत होती तो ये सिंध का इरिगेशन का जो निज़ाम है वो इतनी तबाही पर क्यों है, इतनी तबाही क्यों है? 2022 में अगर ट्यूबवेल चलते इनके या स्मॉल डैम्स इनके सारे फंक्शनल होते, बिल्कुल, तो पानी कम से कम इतनी तबाही पानी से नहीं होती। कभी भी सिंध इतनी बर्बादी के दिन सिंध वालों को देखना नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही है मुगीरी साहब। अगर देखा जाए तो वो पैसा अगर राइट टाइम पे राइट प्लेस पे लग जाता तो बहुत सा फायदा भी हो सकता था हुकूमत को भी और सूबा सिंध को भी। तो सूबा सिंध में इमरजेंसी के नाम पर ये जो एसफर्ट चला रहे हैं, कब तक चलेगा ये, और इमरजेंसी कब होगी, कब खत्म होगी ये इमरजेंसी? इमरजेंसी के नाम पर तो वो चलाया जा रहा है। इरिगेशन वालों की ख्वाहिश होगी कि इमरजेंसी कभी खत्म ना हो, क्योंकि इनको एक फायदा ये होता है कि इमरजेंसी की क्लास डिक्लेयर करते हैं तो फिर सेप्रा का रूल इन पर नहीं लगता है। सेप्रा का रूल नहीं लगेगा तो मनपसंद कंपनियों को ये ठेका देंगे और मनपसंद कंपनियों से मर्जी का काम कराएंगे और मर्जी की जो है ना वो टेंडरिंग करके अपने जेब में भरेंगे। तो ये इमरजेंसी ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये इमरजेंसी ख़त्म हो, और इमरजेंसी ख़त्म होगा तो सेप्रा के रूल्स आएंगे, टेंडर होगा, बहुत सारे लोग आएंगे। तो इनकी तो ख्वाहिश होगी कि इमरजेंसी सारी उम्र चलता रहे, या जब तक ये नौकरियों में ये इमरजेंसी चलता रहे। यानी कि हम कहें कि हम ताहयात इस इमरजेंसी का सामना करेंगे। देखिए सिंध वालों ने हमेशा इमरजेंसी को भुगता है, इनको तो होश रहना चाहिए। तो उस वक्त जब 2010 में थोड़ी बंद टूटा था कश्मीर से, उसमें कितनी बड़ी तबाही आई थी, 8 मिलियन लोग जो है मुतासर हुए थे। उस दौर में अगर ये चीज़ें ठीक कर लेते, उन्होंने पैसे भी लगाए वहाँ पर, ठीक तो नहीं हुई। प्रोजेक्ट आपने स्मॉल डैम शुरू किया, आपने बहुत सारे और प्रोजेक्ट शुरू किए, तो फिर ट्यूबवेलों का निज़ाम आपने शुरू किया, तो फिर उनका इफेक्ट क्यों नहीं आया? अगर इफेक्ट आता बिल्कुल तो 2022 का जो सैलाब है वो इतना पानी जमा नहीं होता, ना ही लोग इतने मरते, ना ही घर गांव गोट और शहर मुतासर हुए। आप देखिए छोटे शहरों को छोड़ दे, केन शाह जैसा बहुत बड़ा शहर है,
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से थोड़ा छोटा है, वो पूरा शहर डूब गया। इस तरह से कई छोटे बड़े शहर, तहसील हेडक्वार्टर डूब गए इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से। मुगीरी साहब, कौन पूछेगा इनको? कौन पूछने वाला है? पैसा इतना पानी की तरह बहाया जा रहा है, और वाकई वही आपकी वाली बात है कि वो पानी में ही बहाया जा रहा है, फिर कोई पूछता क्यों नहीं है? मिस फरजाना, मैं तो यही कहूंगा, इनसे अल्लाह पूछेगा क़यामत के दिन। हो फिर सकता है इस हम दुनिया क़यामत का में इंतजार करें। देखिए, अगर पूछना होता तो ये मैं समझता हूं कि 80 से 90% ये लोग जेलों में होते। बिल्कुल ऐसे ही है। 80 से 90% जेलों में होते। इतने मुश्किल से जो लोग हैं वो बच गए हैं। जो बच गए हैं वो उनको ये अच्छे ओहदे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मेरा यकीन है कि इन्होंने सिंध की तबाही में, लोगों की तबाही में इनका बड़ा हाथ है, और लोगों की जानें ज़ाया हुई, घर ज़ाया हुए, तो इनको इस दुनिया में भी हिसाब देना होगा। अल्लाह ताला क़यामत में ज़रूर पूछेगा, लेकिन यहाँ भी ज़रूर पूछेगा। यहाँ भी ये इनको ख्वारी का सामना करना पड़ेगा। मेरी दुआ है कि ये जो इमरजेंसी वाला प्रोजेक्ट है, खुदा करे कि इसके अच्छे नतायज हों, इसका क्वालिटी वर्क ठीक होना चाहिए, ताकि आइंदा कितने भी बड़े सैलाब आ जाएं तो सिंध के साथ ये हालत न हो जो 2022 में हुआ है। चलें जी, अल्लाह करे ऐसे ही हो मुगीरी साहब। लेकिन सोचने वाली बात है कि करप्शन के स्कैंडल हर बार सामने आते हैं और कभी ये रुकते नहीं हैं। ये मतलब ये हमें लगता है कि ये कभी सारी जिंदगी खत्म नहीं होने हैं। हम इसी तरह से इनको डिस्कस करते रहेंगे, उनको सामने लाते रहेंगे, लेकिन एट दी एंड हमें उसका आउटपुट कुछ दिखाई नहीं देगा। तो वो लोग जो जिनको गिरफ्तार किया गया था, क्या आज तक उनसे कोई रिकवरी हो सकी? देखिए, काफ़ी लोगों से रिकवरी की थी नैब ने, काफ़ी लोगों से रिकवरी की थी, और काफ़ी लोग प्री बार्गेन करके कुछ तो मुल्क छोड़ के भाग गए। अच्छा। इस तरह से तो ऐसे नहीं है। तो सख्ती थी उस वक्त, डर खौफ का माहौल था। अब डर खौफ ही नहीं है, कौन खत्म हो गया डर खौफ सारा। गवर्नमेंट का अपना एरिगेशन, उस एंटी करप्शन की क्या मजाल किस तरफ देखे। नैब वाले बेचारे जो है अमेंडमेंट की बायस वो इस वक्त सुकून में है, वो आराम से काम कर रहे हैं। हो सकता है कि ये नैब अमेंडमेंट वापस हो, अल्लाह करे कि दोबारा नैब एक्ट हो, कम से कम एक खौफ तो हो। खौफ खुदा तो इनसे निकल गया है, इनको मरना भी नहीं है। ये पता नहीं इनको कि अल्लाह करे कि मैं बद्दुआ किसी को नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से इन्होंने तबाही बर्बादी की है, इन लोगों को अपने साथ क्या लेके जाना है, कब्र में क्या लेके जा देगा इंसान। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये वाली सोच हो मुगीरी साहब तो और क्या चाहिए? फिर ईमानदारी से हर कोई अपना काम करे, फिर हमें करप्शन के कम से कम इस तरह के तमाम जो मामलात हैं वो तो सामने ना आए। जी हाँ, बिल्कुल। मैं कहता हूँ अगर 50% ईमानदारी से करें ना, 50% दयानतदारी के साथ करें, फिर भी सिंध वाले इनको कभी नहीं किए, फिर भी सिंध में इतनी तबाही ना आ जाए। बदकिस्मती ये है कि 50 से ज़्यादा कर जाते हैं। 30-40% मुश्किल से काम हो रहा है, और कहीं तो बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। इस वजह से ये है, अगर काम हो रहा है तो फिर उसकी मेंटेनेंस नहीं की जाती। हाँ। और उस मेंटेनेंस के जो पैसे आते हैं, उनकी जो बजट है वो भी खा जाते हैं। जिसकी मिसाल ट्यूबवेल्स हैं, आप थर्ड पार्टी से सर्वे कराए ना कि ट्यूबवेल इस वक्त सिंध में कितने नाकारा है। स्मॉल डैम्स जो इन्होंने 50 अरब रुपए से ज़्यादा का प्रोजेक्ट बनाया, उसमें कितने स्मॉल डैम्स के प्रोजेक्ट हैं जो फंक्शनल और कितने नॉन फंक्शनल है, आपको पता लग जाएगा। इसीलिए तो हम बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि महकमा आबपाशी के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और पता लग जाए कि इन्होंने कितना जुल्म किया है, कितनी तबाही मचाई है। महकमा आबपाशी में इन्होंने 2 सेक्टर रखे थे। चालाकी इनकी कि जो डेवलपमेंट साइड है, इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक इरिगेशन का पोर्टफोलियो रखा, दूसरा अपने कैनाल्स डिपार्टमेंट का अलग से रखा। कि भाई कैनाल्स का क्यों, लाइनिंग ऑफ कैनाल के नाम पे वो अलग रखा, ताकि पैसे अगर दोनों क्लब होते हैं, मिल जाते हैं, तो ज़्यादा लग रहा था कि ज़्यादा पैसे क्यों इरिगेशन को मिल रहे। तो इन्होंने लाइनिंग ऑफ कैनाल का अलग एक रखा, ताकि इरिगेशन का अगर कोई पोर्टफोलियो पढ़े तो उसको कम नज़र आए, और लाइनिंग वाला कैनाल वाला। अब सारे लोग तो अनाड़ी नहीं हैं, जिनकी नज़रें हैं वो देख रहे हैं कि डबल जायडों पे पैसे जा रहे हैं, और रिजल्ट क्यों नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुगीरी साहब, ये जो अब नया प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, इसकी मैनेजमेंट के हवाले से बताइएगा, किसके पास होगी इसकी मैनेजमेंट और कौन देखेगा इस पूरे प्रोजेक्ट को? देखिए, ये शुरू हो चुका है गुज़िश्ता 2 सालों से। 2022 जुलाई में जैसे सैलाब आया था, नवंबर दिसंबर में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। खातिर को काम नहीं किया जा रहा ना नाम से। जी, काम उसी पे शुरू है। अब देखना यह है कि या तो गवर्नमेंट हमें लेके जाए, मीडिया वालों को वहां दिखाए
और हमें दिखाएं कि इस पे इतने पैसे लगे, ये देखिए इतना काम हुआ है। अगर ये चाहते हैं कि इनकी बदनामी ना हो, इनके खिलाफ उंगलियां ना उठें, तो इनके लिए बेहतर है कि मीडिया के लोगों को लेके जाएं और वहाँ दिखाएं कि जहाँ जहाँ इन्होंने काम कराए हम देखें। हमें इन पे तो कोई यकीन ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान का कैरेक्टर होता है, इंसान की ज़बान होती है। हमने कई बार इन लोगों को देखा है जो गरीब से गरीब थे वो अमीर से कबीर बन गए, बिल्कुल ऐसे ही है। लाखपति से करोड़पति अरबपति बन गए। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये इन प्रोजेक्टों से पैसे निकाल के ये बन गए ना, तो हम कैसे इन पे यकीन करें? तो मुगेरी साहब, ये वो पैसा है जो पानी की तरह बहाया जाता है और पानी में बहा दिया जाता है, आग बंद लगा देते हैं, आगे उस पैसा जहाँ पे रुकता है और ये पैसा वो अपनी जेब में डाल लेते हैं। नाजरीन, बड़े अफसोस की बात है कि प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, अरबों रुपया दिया जाता है, लेकिन वो अरबों रुपया अपनी जेबों में डाल लिया जाता है, करप्शन की नज़र हो जाता है। हम आपसे 100% की डिमांड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप अपना 50% भी अगर नेक नियति के साथ दे दें तो ये तमाम प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से अंजाम को पहुंच जाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।